नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। यहाँ पर क्लास 12 का हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर 13, जिसका नाम है जैव विविधता तथा संरक्षण। इसकी लास्ट क्लास में हमने जैव विविधता के बारे में देखा था। क्या होती है जैव विविधता? तो आपके पृथ्वी पर जो भी जीव पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, जितने भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उन सब में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं होती है। इसे अपन कहते हैं बायोडायवर्सिटी यानी कि जैव विविधता। इसके बाद हमने देखा बायोडायवर्सिटी आपके 3 टाइप की होती है। पहली है जेनेटिक डायवर्सिटी, आनुवंशिक विविधता। इसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स के बीच में विभिन्नताएं होती है, उसे अपन कहते हैं आनुवंशिक विविधता। दूसरा हमने देखा जातीय विविधता यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी। एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है विभिन्न प्रकार की स्पीशीज पाई जाती है, उसे अपन कहते हैं जातीय विविधता। तीसरा हमने देखा पारिस्थितिकी विविधता यानी कि इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो पारिस्थितिकी लेवल पर जो विविधता है उसे अपन कहते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी यानी कि पारिस्थितिकीय विविधता। इसके बाद हमने देखा था IUCN, जिसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसके बाद हमने देखा अक्षांशीय प्रवणता और जातीय समृद्धि। अक्षांशीय प्रवणता क्या होती है? इसके अकॉर्डिंग जब आप ध्रुवों से उष्णकटिबंधीय साइड जाते हैं तो जातीय जो विविधता है आपकी वो क्या हो जाती है, बढ़ती है। इसे अपन क्या कहते हैं, अक्षांशीय प्रवणता। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप भूमध्य रेखा के पास में जो विविधता है वो ज्यादा देखने को मिलती है। किस वजह से? सूर्य के ताप की उपस्थिति और वर्षा की उपस्थिति की वजह से। तो ध्रुवों पर जैव विविधता जो है वो आपको कम देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद था जातीय समृद्धि। तो अलेक्जेंडर साहब जब जंगलों में घूमने निकले तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो जातीय समृद्धि है वो केवल एक पर्टिकुलर सीमा तक ही बढ़ती है, इसके आगे नहीं। तो यानी कि जातीय समृद्धि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के, लेकिन एक सीमा के बाद जो है ये क्या हो जाती है, कांस्टेंट। ठीक है। आज की इस क्लास के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि जैव विविधता क्यों जरूरी है, किस प्रकार से हमारी जो डायवर्सिटी है वो कम हो रही है, उसको किस तरीके से हम बचा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका महत्व क्या है परितंत्र के अंदर। हमारे इकोसिस्टम में डायवर्सिटी का क्या महत्व है? देखो, जैसे कि हमें पता है कि ये मान लीजिए अपने क्या है, उत्पादक को जो है वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं। जो प्रकाश ऊर्जा है उसको किस में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। इन उत्पादकों पे कौन निर्भर होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। इन प्राथमिक उपभोक्ताओं पे कौन निर्भर होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर। और इन द्वितीयक उपभोक्ताओं पे जो है अपने तृतीयक उपभोक्ता निर्भर होते हैं। यानी कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर सारे जीव जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट है। इससे इसने खाया, इससे इसने खाया और इससे इसने खाया। ये मिलके अपना क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। भाई अपने इकोसिस्टम के 2 प्रकार के घटक है ना, कौन से, जैविक घटक। और जैविक घटकों के अंदर आपके उत्पादक आ गए, उपभोक्ता आ गए और अपघटक आ गए। अजैविक घटकों के अंदर आपके क्या आते हैं, जितने भी फिजिकल फैक्टर्स है यानी कि भौतिक राशि है, जैसे ताप है, जल है, वायु है, ये सब आते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा अपना स्थायी परितंत्र होगा। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये क्या बनाते हैं, फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल बनाते हैं। खाद्य जाल हमने देखा था ना कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलके एक जाल का एक कॉम्प्लेक्स सी स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, खाद्य जाल कहते हैं। ये देखा था ना हमने। ऐसा नहीं है ना कि केवल पेड़ पौधों को खरगोश ही खाता है, पेड़ पौधों को और जो दूसरे इंसेक्ट है वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं और जो अन्य जानवर है वो भी खाते हैं। तो जितनी ज्यादा एक खाद्य जाल के अंदर जितनी ज्यादा श्रृंखलाएं होंगी वो उतना ही ज्यादा स्थायी होगा परितंत्र। अब ये जो फूड चेन है, फूड वेब है, ये किस तरीके से स्थायी हो सकता है, ज्यादा स्टेबल हो सकता है? जब बहुत तरीके के जीव होंगे, भाई इसको ये खाना नहीं मिल रहा तो दूसरा खाना ले लो, जरूरी थोड़ी है तू इसी पे निर्भर रहे, भाई तू तो ये भी खा सकता है, तू तो ये भी खा ले।
यानी कि एक चीज नहीं उपलब्ध हुई तो वो दूसरी खा लेगा, तो इस तरीके से अपना परितंत्र क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब इसके लिए क्या जरूरी है, तरह तरह की जीव होना भी तो जरूरी है ना भाई। तो जितने ज्यादा जीव होंगे उतनी ज्यादा फूड चेन्स होंगी और उतने ही बढ़िया जो है कॉम्प्लेक्स ऐसा क्या होगा, खाद्य जाल, और उतना ही अपने स्थायी परितंत्र होगा। तो परितंत्र को स्थायी बनाए रखने के लिए, उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए अपन को क्या चाहिए, बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता चाहिए। जैव विविधता परितंत्र को स्थिरता प्रदान व पारिस्थितिकी संतुलन को बरकरार रखती है। ठीक है, पौधे व जंतु एक दूसरे से खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल द्वारा जुड़े रहते हैं, भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक जाति की विलुप्ति दूसरे को प्रभावित करती है। अब मान लो कि इन पेड़ पौधों को खाने वाले जो प्राथमिक उपभोक्ता है ना, ये खत्म हो गए सारे, अरे मर गए सारे ये तो। अब जब ये खत्म हो गए तो बेचारे इसको कहां से खाना मिलेगा, ये तो इसके खत्म होने से तो ये भी गया ना। अपन कहते हैं ना कि हमारा तो जो है घर का काम चलाने वाला आदमी ही चला गया, ऐसे ही अगर ये चला जाए तो बेचारे ये भी तो निपट जाएगा ना। तो एक की वजह से दूसरा प्रभावित होता है, नहीं होता है। इस प्रकार परितंत्र कमजोर हो जाता है। इसीलिए बायोडायवर्सिटी जो है वो क्या करती है, डायवर्सिटी परितंत्र को स्थायी बनाए रखने का काम करती है। आगे देखिए, रिवेट पोपर परिकल्पना। ये परिकल्पना क्या थी, जैसे अपना एक एरोप्लेन होता है, उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तभी वो चल पाता है, ऐसे ही इन्होंने एक रिवेट पोपर परिकल्पना दी। किसके द्वारा, स्टैनफोर्ड के पारिस्थितिकविद पॉल एहरलिख के द्वारा। कौन सी परिकल्पना, रिवेट पोपर परिकल्पना। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा, जैसे एक हवाई जहाज के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रिवेट्स होते हैं, वो आपस में जुड़े रहते हैं, ऐसे ही बहुत सारी जातियां जो है वो अपने आपस में जुड़ी हुई हैं। ये जो रिवेट है इनको ही जातियों के साथ इन्होंने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो देखो, जिस प्रकार एरोप्लेन के सभी भाग हजारों रिवेट्स के साथ आपस में जुड़े होते हैं, उसी प्रकार परितंत्र में भी हजारों जातियां आपस में जुड़ी हुई होती हैं, सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। कैसे, फूड के लिए, कोई रहने के लिए, इस तरीके से एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। देखिए आगे, यह परिकल्पना परितंत्र में जातियों की समृद्धि की महत्वता को बताती है। यहाँ सभी रिवेट्स जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब अपन बात करते हैं रेड डाटा बुक की। रेड डाटा बुक क्या है आपकी, IUCN के साक्ष्यों के अनुसार ये जो रेड डाटा बुक है इसमें उन स्पीशीज के बारे में डिटेल्स होती हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने की कगार पे है। विलुप्त का मतलब यहाँ पर क्या है, जो खत्म हो गई है बेचारी या खत्म होने की कगार पे है, बहुत कम नंबर में वो जो जीव है वो बचे हैं। उन सब के बारे में इस बुक के अंदर क्या होता है, डिटेल्स होती है, उनकी जो है स्पीशीज का नाम, कहाँ वो पाई जाती हैं, उन सब के बारे में डिटेल इस बुक के अंदर लिखी जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तिका कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। IUCN के साक्ष्यों के अनुसार पिछले 500 वर्ष में 784 जातियां जो है वो लुप्त हो चुकी हैं। पिछले 20 वर्ष में 27 जातियां जो है वो विलुप्त हो चुकी हैं इनके अकॉर्डिंग। किसके, IUCN के अकॉर्डिंग। क्या है फुल फॉर्म अपना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। देखो भाई, 15,500 जातियां विलुप्ति की कगार पर हैं, जिसमें से 32% उभयचर हैं, एम्फीबियंस है, 31% आवृतबीजी पादप है, 23% मैमल्स है, 12% बर्ड्स है। 3 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वो जीवाश्म प्रमाण के आधार पर हुई थी। तो इस तरीके से बहुत सारी जातियां जो है वो विलुप्त होने की कगार पे है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे हम ही रीजन है भाई। कोरोना अपन ने देखा ना कि अपन को नेचर ने एक तरीके से हिट किया था बाद में। क्यों, क्योंकि आप अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो नेचर भी आपके साथ जो है आपको रिटर्न देगी। कर्मा हिट्स बैक कहते हैं ना अपन, वही बात है। देखो इधर 5 बार जातियों का विलोपन हो चुका है, 6ठी बार जो है वो कगार पर है, एकदम प्रगति पर है।
100 वर्ष में ही पृथ्वी की आधी जातियां जो है वो विलुप्त हो जाएगी। तो अब ये हो किस वजह से रहा है? लोग हैं अपने स्वार्थ के लिए जंगलों को काट रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अति दोहन कर रहे हैं चीजों का, खुद के स्वार्थ के लिए, खुद के घर बनाने हैं, जंगल उड़ा दे रहे हैं। अब जंगल उड़ रहे हैं तो जंगल में रहने वाले जो जीव है उनका घर उजड़ गया। अब तुम्हारा कोई घर उजाड़ दे तो तुम कहाँ जाके रहोगे? तुम्हें दिक्कत होगी ना। ऐसे ही लोग क्या कर रहे हैं, जंगलों को उजाड़ दे रहे हैं, उनमें आग लगा दे रहे हैं, काट दे रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। तो वहां पर उन जंगलों पर निर्भर जो जीव है वो भी तो बेचारे कहाँ जाए? फिर उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। माइग्रेशन की वजह से जो जगह है वो उनको सूट नहीं कर रही है। तो यही इसके पीछे क्या है, रीजन है। देखो भाई इधर, जैव विविधता हानि होने के परिणाम, पादप उत्पादकता में कमी। अब तुम जब इन जंगलों को काट दोगे, प्रॉपर सारी चीजें नहीं होंगी तो पादप उत्पादकता में तो कमी आएगी ही। पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति प्रतिरोध में कमी, जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए यानी कि उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस होने के लिए हमें उसमें क्या हो गई, कमी हो जाएगी, हम उनसे बच नहीं पाएंगे नेचुरल डिजास्टर से। इस तरीके से इसकी वजह से, अति दोहन की वजह से, या हम अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन सबको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो अपने को भी नुकसान होगा आने वाले समय में। इसी की वजह से अपनी डाइवर्सिटी जो है वो कम हो रही है। देखो भाई, इसकी क्षति के कारण, अपनी जो जैव विविधता है उसकी क्षति के कारण क्या है? पहला रीजन क्या है यहाँ पर? आवासीय क्षति तथा विखंडन। लोग क्या कर रहे हैं, खुद के घर बनाने के लिए, खुद के जो जानवर हैं उनको चराने के लिए, या फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं, ये जो जंगल है इनको काट दे रहे हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े पेड़ कटवा के लोग अपने अपने ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना लेते हैं। तो उनका तो भाई आवासीय क्षति हो गई ना, उस जंगल के अंदर जो जीव रह रहे हैं। तो देखिए, विशाल अमेजन वर्षा वन जो कि पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, अब लोग उसमें भी इंटरफेयर करने लगे हैं। आपने देखा होगा कि अपना जो अमेजन है उसके अंदर आग लग गई थी। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन जो है यहां से मिलती है, इन वर्षावन से, अमेजन से, इसमें आग लग गई थी। अब जब ये पृथ्वी का फेफड़ा है यानी कि ऑक्सीजन ही इसको यहाँ से मिल रही है, हम लोगों के लिए ऑक्सीजन यहाँ से आ रही है, उसी को अगर अपन हटा देंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी या नहीं होगी, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरा देखिए, अति दोहन एक्सप्लॉइटेशन। किस किस का अति दोहन हो चुका है? जैसे पैसेंजर कबूतर, स्टीलर, समुद्री गाय। अति दोहन से मतलब है किसी चीज को आप बहुत ज्यादा यूज करना। जैसे कि मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं पैसेंजर कबूतर की। लोगों ने इनकी हंटिंग करके यानी कि इनका शिकार कर करके इनका बहुत ज्यादा खाने में यूज लेने के लिए इनको मार मार के इनका जो है एक्सप्लॉइटेशन कर दिया है, अति दोहन कर दिया है, जिससे ये जो जैव विविधता के ये जो प्राणी हैं वो विलुप्ति की कगार पे है, विलुप्त हो चुके हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोग जो है इनको देखते ही मार दे रहे हैं, एक्सप्लॉइटेशन हो गया है इनका। तो आगे देखिए, विदेशी जातियों का आक्रमण। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर लेते हैं वाटर हाइसिंथ का। ये जो है एक बहुत ही, जैसे अपन ने क्या किया कि विदेशी जातियां हैं, इसके फूल बहुत सुंदर है तो इसको अपने देश में ले आते हैं। तो क्या किया कि भाई उनके जो प्लांट्स है उनको अपने देश में ले आए और यहाँ लाके लगा दिया। फिर पता चला कि ये तो खरपतवार है, कुछ काम के ही नहीं है। और इन्होंने क्या किया, उस पूरे जलाशय के अंदर, पूरे समुद्र के अंदर खुद ही को उगा लिया। बाकी की जो स्पीशीज थी वो खत्म हो गई इनकी वजह से, क्योंकि ये तो बहुत रैपिडली ग्रोथ कर गए वहां पर और यही ये वहां दिखे। तो इन्होंने क्या कर लिया, एक तरीके से वहां की स्पीशीज के ऊपर आक्रमण कर दिया। आक्रामक खरपतवार जैसे कि गाजर घास, पार्थेनियम, लेंटाना, हाइसिंथ, आइकॉर्निया जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अफ्रीकन कैटफिश। अब ये जो है कलेरियस गैरीपाइनस मछली कैटफिश के लिए क्या है, खतरा है। अब इसको यहाँ के जो है उसमें ले आए समुद्रों में, और ये अपनी कैटफिश के लिए क्या है, खतरा है। तो इस तरीके से विदेशी जातियों के आक्रमण की वजह से जो हमारी देशी जातियां हैं वो क्या हो रही हैं, विलुप्त हो जा रही हैं। अगला देखिए, सह विलुप्तता। आपने नाम सुना है किसका,
सहोपकारिता। सहोपकारिता का मतलब क्या है कि एक जो जीव है वो अपने दूसरे एक जीव के साथ सहजीवी जीवन यापन करे, यानी कि एक ही पार दूसरे के बिना पड़े ही नहीं, दोनों साथ साथ इस पृथ्वी पर रह रहे हैं। अब मान लो कि ये दो जीव है, ये दोनों आपस में मतलब साथ साथ रह रहे हैं, अब इसको कुछ हो गया तो इसको कुछ हो गया तो ये भी बेचारा जाएगा नहीं जाएगा काम से। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी, वो वाली बात है। ये रहते ही साथ साथ में है, एक दूसरे से ही इनका काम चलता है। तो जब एक जाति विलुप्त हो जाएगी तो दूसरी तो ऑटोमेटिक ही विलुप्त हो जाएगी ना। तो एक जाति विलुप्त तब उस पर आधारित दूसरी जंतु या पादप जातियां भी विलुप्त होती है। एग्जाम्पल इसका सहोपकारिता, जिसमें दो जो जीव है वो आपस में साथ साथ रहते हैं और सहजीवी जीवन यापन करते हैं। एक की वजह से एक विलुप्त हुई तो दूसरी भी विलुप्त हो गई। ठीक है, इस वजह से ये जो जैव विविधता है वो कम हो रही है। आगे देखिए, जैव विविधता का संरक्षण बहुत जरूरी है। अब ये इसको कम होने से बचाने के लिए, अपनी स्पीशीज डाइवर्सिटी जो है उसको बचाने के लिए हमें क्या है, कुछ तो प्रयत्न करने पड़ेंगे ना। अब क्यों जरूरी है, आपके मन में पहला सवाल आता होगा कि हम क्यों इसका संरक्षण करें, इस डाइवर्सिटी का हमारी क्यों जिम्मेदारी है। तो ये आपका नैतिक मूल्य है कि आप इस डाइवर्सिटी को संभाल के रखें, इसको बचाएं, इसको बचाने के प्रयास करें। दूसरी चीज आपकी क्या है, आपको इन पेड़ पौधों से, जीवों से बहुत सारे लाभ होते हैं। जैसे पेड़ पौधों से बहुत तरीके की आपको लकड़ी मिल जाती है, बहुत तरीके की दवाइयाँ बनती हैं, आपको बहुत तरीके की ऐसा ईंधन मिलता है जो कि आपके काम में आता है। जंतुओं से भी आपको बहुत तरीके की चीजें मिलती है, जैसे कि उनके जो है खाल से, कुछ चमड़े से ये सब बनाया जाता है। तो जंतुओं से भी अपन को बहुत सारी चीजें मिलती है ना, जैसे दूध मिलता है, उनके और जो प्रोडक्ट्स है वो हमारे भी काम आते हैं। तो इसीलिए हमको इनको कंजर्व करना क्या है, जरूरी है। मानव को प्रकृति से अनगिनत लाभ है। खाद्य, ईंधन, रेशा, इमारती सामान, औद्योगिक उत्पाद, टैनिन, स्नेहक, रेजिन, इत्र, औषधि उत्पाद, ये सब अपन को जो है नेचर से ही मिलते हैं। तो इसका कंजर्वेशन करना भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रत्येक जाति का अपना मूल्य होता है। पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित तो लाखों जंतु व पादप सूक्ष्म जीव जातियों से है, जिनके साथ हम रहते हैं, उनकी सुरक्षा करना हमारी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है। अब ये जो कंजर्वेशन है वो कैसे कैसे किया जाता है, दो तरीके से इस कंजर्वेशन को हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, पहला अपना आता है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या होता है, जो स्पीशीज है, जो जातियां हैं, उनको उनके प्राकृतिक स्थल में, यानी कि वो जहां पर पाए जाते हैं, जहां पर उगते हैं, रहते हैं, वहीं पर उनको क्या किया जाता है, कंजर्व करके रखा जाता है। उसे अपन कहते हैं स्वस्थानीय, यानी कि खुद के ही प्राकृतिक आवास में इनको रखा जा रहा है, उसको अपन कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जैसे कि आपके नेशनल पार्क्स हो गए, जैसे कि आपकी सेंचुरीज हो गई, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ये सब क्या है आपके, ये सब जो है आपके स्वस्थानीय संरक्षण के लिए जगह है। देखो भाई, किसी भी जीव का अपने पर्यावरण के संरक्षण ही अपने पर्यावरण में संरक्षण ही स्वस्थानीय संरक्षण है, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन है। हॉटस्पॉट क्या होते हैं, हॉटस्पॉट का मतलब यहाँ पर बात है कि कोई एक जगह है नेचुरल, उस जगह पर वो जो एक पर्टिकुलर टाइप की जो स्पीशी है या जाति है, वो वहीं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा समृद्धि में पाई जाती है, उसको अपन कहते हैं हॉटस्पॉट। वे क्षेत्र जहां पर जातीय समृद्धि बहुत अधिक व उच्च स्थानिकता के लिए होती है, ठीक है, उन्हें अपन कहते हैं हॉटस्पॉट। इंडिया के अंदर अपने कितने हॉटस्पॉट हैं, 4 हॉटस्पॉट है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर अभी भी पुराना वाला डेटा जो है वो लिखा हुआ है 3 हॉटस्पॉट, लेकिन सरकार जो है वो अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज करती रहती है क्षेत्रों को। तो अभी इंडिया में आपके 4 जो है हॉटस्पॉट है, ठीक है भाई। एनसीईआरटी बुक के अंदर अभी डाटा पुराना वाला ही लिखा हुआ है, सेंचुरीज का भी, नेशनल पार्क का भी, बायोस्फीयर रिजर्व का भी और हॉटस्पॉट का भी।
यहाँ पर यह आपका अपडेटेड अभी के टाइम पे जो डेटा है वो है। देखिए, एंडेमिक जातियां वे जातियां जो केवल एक विशेष स्थान पर ही पाई जाती हैं, अन्य स्थानों पर नहीं मिलती है। संपूर्ण विश्व में कितने हॉटस्पॉट हैं? 36 हॉटस्पॉट है। आपकी बुक के अंदर 34 लिखे हुए हैं। इंडिया में कितने हॉटस्पॉट है? 4। बुक के अंदर आपके 3 लिखे हुए हैं। चौथा जो अभी है नया है वो कौन सा है? सुंडालैंड। ठीक है, देखिए भारत के अंदर 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं आपके? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और आपके इंडो बर्मा। ये 4 क्या है? इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट है। आगे देखिए, राष्ट्रीय उद्यान आपके बुक के अंदर शायद 96 लिखे हुए हैं। यहाँ पर आपके नेशनल पार्क है 106। वन्य जीव अभ्यारण्य आपके जो है सेंचुरीज है 567 और जीव मंडल संरक्षित यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व है आपके कितने? 18। बुक के अंदर शायद आपके 14 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इतने जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, सेंचुरीज है और नेशनल पार्क है। ये क्या है? इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण। जो जाति है, जो जीव है, जो पादप है, उनको उनके नेचुरल रिसोर्सेस में ही यानी कि उनके नेचुरल स्थान पर ही संरक्षित करके रखा जाता है। दूसरा आपका जो आता है वो कौन सा है? बहिस्थानीय यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या होगा कि जो जीव है उनको उनके प्राकृतिक आवास में ना रख के किसी दूसरे स्थान पर रखा जाए, उसको अपन कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, बहिस्थानीय संरक्षण। देखिए, धार्मिक व सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा के लिए भी अलग भूभाग छोड़े जाते हैं कि लोग जो है उनसे छेड़छाड़ नहीं करते। शायद वहां की उस जगह को वो लोग देवता मानते हैं, भगवान मानते हैं, तो धार्मिक परंपरा के लिए भी ऐसे स्थानों को छोड़ा जाता है। जैसे कि पवित्र उपवन या आश्रय मेघालय की खासी व जयंतिया पहाड़ियां, राजस्थान की अरावली, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश की सरगुजा, चंदा व बस्तर क्षेत्र। यहाँ पर लोग जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं। दूसरा देखिए, बहिस्थानीय बाह्य स्थानीय संरक्षण एक्स सिटू कंजर्वेशन। चयनित दुर्लभ पादप प्रजाति को उसके प्राकृतिक आवास से हटा के किसी दूसरे स्थान पर संरक्षित करना एक्स सिटू कंजर्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? गिनको बाइबोलो को उद्यान में संरक्षित किया जाता है। ऐसे ही किसी भी जो है, मान लीजिए किसी भी जाति है, उसके शुक्राणुओं को या फिर किसी चीज को प्रिजर्व करके रखना है तो -190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, किसमें? लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है। इसको अपन क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। देखो भाई, इधर जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी, क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक जिसमें 196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इसमें जो है संरक्षित करके रखा जाता है, अंडों को पात्र निषेचित करके। ठीक है, इस तरीके से जो है अपने बहिस्थानीय संरक्षण किया जाता है। आगे अपनी बात है जैव विविधता का ऐतिहासिक सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? रियो सम्मेलन 1992। ये जो है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जो है वो किया गया। कब? आपके 2002 में। 1992 में जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें, मिलने वाले लाभों को इस प्रकार उपयोग करें कि वे लाभ जो है आपको दीर्घ काल तक मिल सके। इसके लिए जो है बहुत सारे देशों ने शपथ भी ली थी। 119 देशों ने शपथ ली कि 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर क्या लाएंगे? कमी लाएंगे। अगर इस तरीके के सम्मेलन होते रहेंगे, इसी तरह के जैव विविधता पर अगर ध्यान दिया जाए, सभी देश जो है मिलके प्रण ले, शपथ ले, तो जैव विविधता को संरक्षित किया जा सकता है। जो स्पीशीज हमारी विलुप्त हो रही है उन्हें खत्म होने से बचाया जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल सबसे बड़ी जो मित्र है हमारी, वो हमारी प्रकृति है, नेचर ही है।
अगर आप इसको इसके साथ अच्छा नहीं करोगे तो नेचर भी आपको शायद रिवर्ट बैक करेगी। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। देखो आज हमने पढ़ा जैव विविधता का महत्व क्यों जरूरी है, पारिस्थितिकी को तंत्र जो है हमारा है, परितंत्र है, उसको स्टेबल रखने के लिए, क्योंकि जो परितंत्र के अंदर सारे जीव है वो एक दूसरे पर निर्भर है भोजन के लिए, इसीलिए इसका जो है बहुत महत्व है जैव विविधता का। किसके अंदर, परितंत्र के अंदर। इसको क्षति क्यों हो रही है, क्यों लोग इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, खुद के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, खुद की चीजों को प्राप्त करने के लिए इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं प्रकृति को, जिसकी वजह से जैव विविधता में क्या आ रही है, कमी। एक तो इनके प्राकृतिक आवासों का दोहन हो रहा है, यानी कि जंगलों को काट दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से वहां रहने वाले जो वन्य जीव हैं उनके आवासों में दिक्कत आ रही है, वो माइग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो खत्म हो रहे हैं। अति दोहन, एक्सप्लॉइटेशन की वजह से, जैसे कि आपका जो है पैसेंजर पिजन है, उसको उसकी बहुत ज्यादा हंटिंग से, उसके शिकार से वो विलुप्त हो चुकी है। ये सारी जो विलुप्त जातियां हैं, जो विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनके बारे में किस में लिखा जाता है, रेड डाटा बुक के अंदर उनकी एंट्री की जाती है IUCN के द्वारा। ठीक है, कौन सी, रेड डाटा बुक, यानी कि लाल आंकड़ों की पुस्तिका। साथ के साथ जो है क्षति का और क्या कारण हो सकता है, तीसरा क्या कारण है, विदेशी जातियों का आक्रमण, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, ये सुंदर है देखने में तो इनको यहाँ लाया गया, तो इन्होंने हमारी जो देशी प्रजातियां हैं उनके ऊपर आक्रमण कर दिया, उनको ग्रो ही नहीं करने दिया। चौथा क्या है अपना, सह विलुप्तता, तो सह जीवी जीवन यापन करने वाले जो जीव हैं, यानी कि एक जीव मरा तो दूसरा भी जो है वो खत्म हो गया, तो इसको अपन कहते हैं सह विलुप्तता। इसकी वजह से भी जो अपनी विविधता है वो कम होती है। अब इसको बचाए रखना जरूरी है, इसको कंजर्व करना जरूरी है, इसका संरक्षण जरूरी है। क्यों, क्योंकि ये हमारा नैतिक मूल्य है और साथ के साथ हमें बहुत सारी चीजें जो है नेचर से प्राप्त होती है इसके लिए। तो दो तरीके से कंजर्व किया जाता है, एक है अपना इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि बहिस्थानीय संरक्षण। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है, जो जीव है, जो प्रजाति है, उनको प्राकृतिक आवास में संरक्षित करके रखा जाता है। जैसे कि आपके क्या हो गए, नेशनल पार्क है, सेंचुरीज है, इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर आपके जो है इन प्राकृतिक आवासों में ही उन जो जीव है उनको रखा जाता है। दूसरा है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन, प्राकृतिक आवास से हटकर किसी दूसरी जगह पर इनको संरक्षित रखा जाता है, तो उसे अपन कहते हैं बहिस्थानीय संरक्षण। ठीक है, इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, इसकी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।